अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 गैसेस हम पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन का सेकंड नाम हम क्या दे सकते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन। और आइडियल गैस इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ओबे करता है ओबे आइडियल गैसेस। ठीक है, कि जितनी भी आइडियल गैसेस होती हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आइडियल गैस इक्वेशन बनती कैसे है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसका रिव्यू लेंगे। अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, मतलब लास्ट जो 2-3 लेक्चर्स गए हैं जिसमें बॉयल्स लॉ हमने पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा और थोड़ा सा एवोगैड्रोस लॉ का कॉन्सेप्ट दिया। तो अगर हम बाकी लॉज को डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास कौन सा लॉ आ जाता है। फर्स्ट वन हम बात कर लेते हैं बॉयल्स लॉ की। सेकेंड वन हम मेंशन करते हैं चार्ल्स लॉ को। थर्ड वन हम मेंशन करते हैं एवोगैड्रोस लॉ को। अगर हम इन तीनों लॉज की बात करते हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, इन लॉज को हम नाम देते हैं, ओवरऑल इनको नाम दिया जाता है गैस लॉज का। शुरू में हमने आइडियल गैस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वो गैसेस जो सारे गैस लॉज को ओबे करती हैं इनको हम क्या नाम देते हैं? आइडियल गैसेस का नाम देते हैं। अब आइडियल गैस इक्वेशन बनती कैसे है? अगर हम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या एवोगैड्रोस लॉ को डिस्कस करें तो हमें किसी एक दो चीजों को रखना पड़ता है कांस्टेंट और कुछ चीजों को रखना पड़ता है वेरिएबल। जस्ट सपोज बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन हमें कहती है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि अगर प्रेशर को जस्ट लाइक इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम में डिक्रीज आता है। और इस कंडीशन में हमारे पास कांस्टेंट क्या होते हैं? यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर इन दोनों को क्या रखते हैं? इन दोनों को रखा जाता है कांस्टेंट। ये आ गया बॉयल्स लॉ। अब अगर हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की, तो चार्ल्स लॉ क्या मेंशन करता है? चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि अगर हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम में भी क्या आएगा? इंक्रीज आएगा। मींस ये तो हमारे पास वेरिएबल आ गए और इस कंडीशन में हम नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर इन दोनों को क्या रखते हैं? इन दोनों को हम कांस्टेंट रखते हैं। अब थर्ड वन आते हैं हम एवोगैड्रोस लॉ पे। एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, के मतलब जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, जितनी क्वांटिटी होगी गैस का, उतना ही उसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा। और इस लॉ की कंडीशन में हमारे पास क्या चीज कांस्टेंट होती है? यहाँ पे हम टेम्परेचर और प्रेशर को क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। इनको हम नाम दे सकते हैं, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और इसको हम नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब अगर हम इन गैस लॉज को जरा ओवरव्यू करें तो हमें पता चलेगा कि इन तीनों गैस लॉज में दो चीजें वेरिएबल है, मतलब इन दोनों की वैल्यूज में चेंज आ रहा है, और तीनों लॉज में दो चीजें हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ी देर के लिए ये कंसीडर कर लें कि हमने किसी भी चीज को कांस्टेंट नहीं रखना, हमारे पास जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो प्रेशर है, चाहे वो टेम्परेचर है, चाहे वो नंबर ऑफ मोल्स है, या चाहे वो वॉल्यूम है, ये सारी चीजें क्या है? वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं इफ वी कंसीडर फॉर अ मोमेंट, कि अगर हम एक लम्हे के लिए कंसीडर कर ले दैट नथिंग इज कांस्टेंट, कि ये जितनी भी हमारे पास इक्वेशन है इसमें कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब जब कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है तो वो सब की सब क्या है? वेरिएबल है। तो और दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं कंबाइनिंग ऑल दीज 3 इक्वेशंस। अब ये जो ऊपर हमने 3 इक्वेशंस मेंशन किए हैं, इन तीनों को हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो जरा आप गौर करें, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? वॉल्यूम है। मीन अगर हम देखें तो ये सब में सेम है, तो हम इधर लिख देते हैं दैट इज वॉल्यूम। दरमियान में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब 1 2 3 इक्वेशन को कंबाइन करने का मतलब है कि ये जो तीनों हमारे पास वेरिएबल्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/p, मल्टीप्लाई टेम्परेचर और मल्टीप्लाई हम क्या लिख देंगे? n लिख देंगे। अब अगर इन सबको कंबाइन किया जाए तो इक्वेशन कुछ यूं बनेगी v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल nt ओवर p, नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर और प्रेशर। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है हमारे पास? जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, मतलब जस्ट लाइक हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं v इज इक्वल प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की जगह पे हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे हमने पहले मेंशन किया कांस्टेंट, देन हमने लिखा nt ओवर p। अब कांस्टेंट यहाँ पे हमारे पास कौन सी है? अगर यहाँ पे मैं मेंशन करूँ तो कांस्टेंट है हमारे पास r। कांस्टेंट को हमने डिफरेंट कलर से मेंशन कर दिया। देन क्या है? nt ओवर P। मतलब जो हमारे पास आइडियल गैस कांस्टेंट है वो हमने कौन सी पुट की है? R पुट की है। और इसको हम क्या नाम देते हैं? R इज कॉल्ड एज अ, यहाँ पे साइड पे हम लिखते हैं
R is a ideal gas constant, ठीक है, कि जो आइडियल गैस इक्वेशन में कांस्टेंट यूज होती है इसको हम क्या नाम दे देते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज करना है, जस्ट लाइक ये प्रेशर है, प्रेशर को दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बनेगी, PV इज इक्वल nRT। दिस इज अ इक्वेशन नंबर 4, और इस इक्वेशन को क्या नाम दिया जाता है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ जनरल गैस इक्वेशन, और जनरल गैस इक्वेशन या फिर इसको दूसरा क्या नाम दिया जाता है, दिस वन इज कॉल्ड एज अ आइडियल गैस इक्वेशन। अब अगला क्वेश्चन ये है कि क्या मतलब है कि ये आइडियल गैस इक्वेशन है या जनरल गैस इक्वेशन है। जैसे शुरू में मैं मेंशन किया कि आइडियल गैस इक्वेशन वो होती है जो सारे गैस लॉज को कंबाइन करके बनाई जाती है, और आइडियल गैसेस जो होती हैं वो इस जनरल गैस इक्वेशन को क्या करती हैं, ओबे करती हैं। जस्ट लाइक ये आइडियल गैस इक्वेशन जो है ये सारे गैस लॉज को फुलफिल करती है। किस तरह से, हमने यहाँ पे मेंशन किया कि PV इज इक्वल nRT। अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं तो हमने मेंशन किया था वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ PV इज इक्वल nRT। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर हम बॉयल्स लॉ की बात करते हैं, बॉयल्स लॉ की यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं कि हम किसको बता रहे हैं, हम बॉयल्स लॉ के अबाउट बता रहे हैं। अगर बॉयल्स लॉ को हम देखते हैं तो इसका मतलब हमें नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और अगर हम नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को कर दें कांस्टेंट तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, PV इज इक्वल R, ठीक है। और अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट लेक्चर जो बॉयल्स लॉ के अबाउट पढ़ा था वो किस तरह से था, उसमें मेंशन किया जाता है दैट इज PV इज इक्वल K, दैट प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल K। और अगर इसको रीअरेंज किया जाए तो ये किस तरह से बन जाएगा कि ये इस तरह से मेंशन किया जाएगा PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/P। तो इसका मतलब है कि इस जनरल गैस इक्वेशन से हम बॉयल्स लॉ को ड्राइव कर सकते हैं, और अगर बॉयल्स लॉ ड्राइव हो रहा है तो इट्स मीन ये इक्वेशन जो है ये आइडियल गैस को फॉलो कर रही है। सेम इसी तरह अगर हम इक्वेशन नंबर 4 लेते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया, इक्वेशन नंबर 4 लेते हैं। अब हमने इस इक्वेशन से किसको प्रूव करना है, चार्ल्स लॉ को प्रूव करना है। अगर हम बात करते हैं किसकी, चार्ल्स लॉ, मतलब हमने रीड्राइव करना है कि पहले हमने जनरल गैस इक्वेशन ड्राइव किया, अब हमने वापस क्या करना है, चार्ल्स लॉ को ड्राइव करना है। तो चार्ल्स लॉ की कंडीशन में हम किसको कांस्टेंट रखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर आर केप्ट कांस्टेंट। और जब नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर कांस्टेंट होंगे तो इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी, V इज इक्वल RT। R किसको मेंशन करता है, R इज अ कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो ये क्या बन जाएगी, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमने आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन से किसे ड्राइव कर लिया, चार्ल्स लॉ को ड्राइव कर लिया। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन चार्ल्स लॉ को भी फुलफिल कर रही है। एंड लास्ट पॉइंट किसको मेंशन करेगा कि हमने वही इक्वेशन ली, इक्वेशन नंबर 4, PV इज इक्वल nRT, दिस इज अ जनरल गैस इक्वेशन। अब हम इससे किसको ड्राइव करना चाह रहे हैं, हम ड्राइव करना चाह रहे हैं एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ की कंडीशन में किसे कांस्टेंट रखा जाता है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब हमने टेम्परेचर और प्रेशर को इस इक्वेशन में क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। जब ये कांस्टेंट हो गया तो इक्वेशन कुछ यूं बनेगी, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, V इज इक्वल NR। R किसको मेंशन करते हैं, R इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो ये क्या बन जाएगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N। तो इसका मतलब है कि इससे हमने एवोगैड्रोस लॉ को भी ड्राइव कर लिया। तो हमें ये प्रूव हो रहा है यहाँ पे कि ये जो जनरल गैस इक्वेशन है ये तीनों लॉज को फुलफिल करती है। और इसकी लास्ट वन एक कंडीशन है जिसको हम इस तरह से मेंशन करते हैं कि अगर जस्ट लाइक हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल nRT है, इफ वी कंसीडर, इसी तरह अगर हम कंसीडर करते हैं जनरल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, कि अगर हमारे पास गैस का 1 मोल है तो हम जनरल गैस इक्वेशन को किस तरह से लिखेंगे। तो हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन क्या है जो हम अभी पढ़ चुके हैं, जनरल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल nRT। n किसको मेंशन करता है, नंबर ऑफ मोल्स को। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया कि हम n किसके इक्वल कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ गैस। तो इसका मतलब हम n की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर देंगे, हम n की जगह 1 पुट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी PV इज इक्वल RT, दिस वन इज कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 5। अब इसके बाद हम मेंशन करते हैं कि जस्ट सपोज आपके पास दो कंडीशन है, एक हमारे पास क्या है, एक इनिशियल कंडीशन है, या हमने दो टेम्परेचर लिए हुए हैं
इनिशियल कंडीशन में हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 को किस तरह से राइट करेंगे, दैट इज P1V1 इज इक्वल टू RT1। मतलब हमारे पास इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, R क्योंकि जनरल गैस कांस्टेंट है इसलिए इसको हम 1 या 2 नहीं लिखेंगे। और इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखा जाता है कांस्टेंट ड्राइव करने के लिए कि हम टेम्परेचर T1 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और R किसके इक्वल आ जाएगा, P1V1 ओवर T1। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। और उसके बाद हम यहाँ पे मेंशन करते हैं ये इनिशियल कंडीशन है। अब नेक्स्ट वन हम कह सकते हैं कि फाइनल कंडीशन, कि ये एक दूसरी कंडीशन है जनरल गैस के लिए। तो वो किस तरह से लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी P2V2 इज इक्वल RT2। मतलब ये इनिशियल कंडीशन थी, ये सपोज करें फाइनल कंडीशन। अगेन उसी तरह हमने गैस कांस्टेंट को ड्राइव करना है, टेम्परेचर को कैंसिल करेंगे, R किसकी इक्वल आ जाएगा, P2V2 इज इक्वल और डिवाइडेड बाय T2। ये इक्वेशन नंबर आ गई 7। अब लास्ट पॉइंट है हमारे पास, हमने किस तरह से लिखना है, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 6 एंड 7। ठीक है, दोनों साइड पे हम कंपेयर करेंगे, दोनों साइड पे R और R लिखेंगे। एक R की क्या वैल्यू है, P1V1 ओवर T1, और दूसरा R किसको मेंशन करता है, P2V2 ओवर T2। दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 8। और ये हमारे पास जनरल गैस कांस्टेंट की एक सेकंड फॉर्म है। अगर जनरल गैस इक्वेशन की इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम आ रही है तो इसका मतलब जो हमारे पास गैस है वो कौन सी गैस है, वो हमारे पास आइडियल गैस है। और आइडियल गैस इस लॉ को क्या करेगी, वेरीफाई करेगी। तो यहाँ पे बेटा हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। और इसके बाद जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डेंसिटी और एवोगैड्रोस लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। इससे अबाउट आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।